हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर TGT PGT एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, और उसी के संदर्भ में आज हमारी क्लास नंबर 7 रहेगी। तो सबसे पहले जो क्लास थी मैंने सिलेबस की डाली थी, सिलेबस उसमें समझाया था, रणनीति भी बताई थी कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, NCERT से कितने पूछे जाते हैं, हिंदी साहित्य से कितने पूछे जाते हैं और हिंदी व्याकरण से कितने पूछे जाते हैं। अगर आपको ये सारी खबरें आप जानना चाहते हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन, इस तरीके की जो स्ट्रेटजी है एग्जाम को क्वालिफाई करने की, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। TGT एस्टेट के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है और PGT एस्टेट के लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है। और उसके बाद फर्स्ट क्लास में तो मैंने सिलेबस समझा रखा है, उसके बाद क्लास नंबर 7 है, यानी कि अभी तक मैं क्लास नंबर 6 तक पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है। और 6 की 6 क्लासेस हमारी, 6 में से 5 क्लासेस हमारी रही हैं हिंदी भाषा पर। तो हिंदी भाषा का अगर मुझे फिर भी लगा कि हाँ हमारा कोई टॉपिक छूट गया है तो मैं फिर से कोई वीडियो डाल दूंगी। और इससे पहले एक वीडियो हमने पढ़ी थी कि अब हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई, किस किस ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही, किसने सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लिखा। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए कौन कौन सी पद्धतियाँ अपनाई गई तो उस पर भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। क्योंकि ये जो मैं शब्द बोल रही हूँ ना, हिंदी साहित्य, हिंदी का जो साहित्य विद्वानों ने लिखा वो क्या क्या नाम दिए, कैसे लिखा, तो एक बार ना आप ये दोनों वीडियो जो है मैं डाल चुकी हूँ, ये आप जरूर देखें। उसके बाद आप इस वीडियो को पढ़ें, हिंदी साहित्य, काल विभाजन और नामकरण, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और जो भी स्टूडेंट एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, तो उसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। तो देखो, हिंदी साहित्य, मैंने बताया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया था तो जितने सारे भी कवि थे या लेखक थे उन सभी को इकट्ठा कर लिया गया। ठीक है। अब इकट्ठा कर लिया गया तो इकट्ठा करके सभी ने अपने अपने हिसाब से काल विभाजन किया, मतलब समय का निर्धारण किया। जैसे कि ये कवि हमने इकट्ठे किए, इसमें एक कबीर भी होगा, एक इसमें तुलसीदास भी था, ठीक है, और फिर इसमें हेमचंद्र भी था, ठीक है, चंद्रवरदाई भी थे। तो इस प्रकार से कि अलग अलग कवियों ने ये कोशिश की कि कभी हम हिंदी साहित्य, देखो कोई भी किताब अगर थोड़े से प्रॉपर तरीके से लिखी जाती है तो उसे पढ़ने में आसानी होती है। तो हिंदी साहित्य का भी क्या किया गया, काल विभाजन किया गया। और मैंने जब हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां समझाई थी, अगर वो वीडियो आपने देख ली तो इस वीडियो को आप आसानी से समझ जाएंगे। तो काल विभाजन के अंदर ये प्रयास किया गया कि ऐसे तो हम सारे कवियों को एक साथ इकट्ठा कर नहीं सकते, तो हिंदी साहित्य के इतिहास को कुछ भागों में विभक्त किया गया। जैसे किसी ने आदिकाल कहा, किसी ने मध्यकाल कहा, किसी ने आधुनिक काल कहा, किसी ने वीर गाथा काल कहा, किसी ने रीति काल कहा, किसी ने भक्ति काल कहा, किसी ने आधुनिक काल कहा। तो ये किस हिसाब से इन्होंने नामकरण किया, मतलब कैसे कैसे काल विभाजन, मतलब समय का बंटवारा किया कि जिसके हिसाब से, उस समय के हिसाब से हम इन कवियों को भी उस समय सीमा में डाल सके, और सभी ने उस काल विभाजन को अपने अपने हिसाब से नामकरण भी दिया। जैसे कि आदिकाल नाम किसने दिया, रीतिकाल किसने दिया, भक्ति काल किसने दिया। तो ये जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया उसी समय ये नामकरण भी किया गया था कि जैसे कबीर और तुलसीदास को हम भक्ति काल के अंदर रखेंगे, हेमचंद्र को हम आदिकाल के अंतर्गत रखेंगे, भारतेंदु को हम आधुनिक काल के अंदर रखेंगे। तो ये सारा क्या कहलाता है, काल विभाजन कहलाता है। और काल विभाजन में समय सीमा भी दी जाती है कि कितने से कितने ईस्वी तक के समय को हम आदिकाल कहेंगे, कितने से कितने ईस्वी तक को हम भक्ति काल कहेंगे। इस प्रकार से जो विभाजन करते हैं वो काल विभाजन कहलाता है। और जैसे कि आदिकाल नाम दिया, फिर भक्ति काल दिया, फिर रीति काल दिया, तो ये कहलाता है उस काल का नामकरण। ठीक है, आप समझ गए होंगे।
अब इस वीडियो को पढ़ने से पहले आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा थी ना, सूत्रपात किसने किया, जो परंपरा थी कि किस किस ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। क्योंकि जैसे कि मैं थोड़ा सा अब यहाँ पर आपको रिमाइंड करवा देती हूँ कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात था वो गारसाद तासी ने किया था। गारसाद तासी के बाद दूसरा नाम आता है शिव सिंह सेंगर का, जिन्होंने शिव सिंह सरोज लिखा, शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सेंगर लिखा। ठीक है, तो इस प्रकार से नाम आता है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे कि मैंने वो बताई थी वो वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि गारसाद तासी ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया, शिव सिंह सेंगर ने भी कोई प्रयास नहीं किया, ऐसे ही कुछ कवि उठाए और वो सारे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर डाल दिया। लेकिन विद्वानों ने ये कहा कि हम उसे हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं कह सकते, वो केवल शब्दकोश हो सकता है, मात्र वृत्त संग्रह कह सकते हैं उसे। तो काल विभाजन किसे मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास किसे का, ये सब बातें मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया और उसका नामकरण क्या दिया, किसने कितने कालखंड में बांटा और किसने क्या नाम दिया। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि गारसाद तासी और शिव सिंह सेंगर ने कोई प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो तीसरे नंबर पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था उसे 11 अध्यायों में भी बांटा था। तो यहाँ से काल विभाजन की शुरुआत हो जाती है। तो काल विभाजन की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। अब पढ़ लेते हैं कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन है क्या। तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, दी मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान, इस नाम से इन्होंने लिखा था। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि सारे जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसे 11 अध्याय में बांट दिया। अब पहले अध्याय को इन्होंने क्या नाम दिया? चारण काल, और चारण काल के अंदर 700 से 1300 ईस्वी तक के उसको रखा। ठीक है, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, और नंबर 10वां अध्याय था कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और जो 11वां अध्याय था वो महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो ये प्रश्न जो है ना, ये इनके नाम तो नहीं पूछे जाते, लेकिन जो मैं आपको सारा बताती जाऊंगी कि आपको कितना पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन था वो इन्होंने 11 अध्यायों में बांटा था, बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर कोई ये 11 अध्याय के नाम भी लिखना चाहता है तो वो लिख सकते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया, यानी कि जो शुरुआत थी हिंदी साहित्य की, जिसे हम आरंभिक काल कहेंगे, उस काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। ध्यान रखना है कि जो आरंभिक काल था उसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा। उसके बाद ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत 9 कवियों यानी कि पुष्प कवि, खुमान सिंह, केदार कुमार पाल, अनन्य दास, चंद, जगनीक, जोधराज एवं श्रांगधर का उल्लेख किया है। चारण काल के अंतर्गत अब आपसे ये पूछे कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन किया उसको कितने अध्यायों में विभक्त किया, तो उसने कितने अध्यायों में विभक्त किया? 11 अध्यायों में विभक्त किया। अब ये जो 11 अध्याय का जो इन्होंने विभाजन किया, तो इसकी पुस्तक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, और पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास भी कह सकते हैं, जिसमें काल विभाजन का प्रयास किया गया था। अगर बिना काल विभाजन आपसे पूछे तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास है वो गारसाद तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था, लेकिन काल विभाजन के प्रयास के अनुसार पहला जो इतिहास ग्रंथ था वो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था, और इनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्होंने इसके बाद ये 11 अध्याय अगर आप नाम लिखें तो इनका लिख लें। और आरंभिक काल को इन्होंने क्या कहा? चारण काल कहा। चारण काल के अंदर कितने कवियों को स्थान दिया? 9 कवियों को दिया। तो 9 कवि, ये नाम भी आप लिख सकते हैं, काफ़ी डीप हो जाएगा। तो टीजीटी वाले कैंडिडेट्स को चाहिए 9 नाम वो लिखे या ना लिखे, लेकिन पीजीटी वाले जरूरी से कर लें।
ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया, प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया कि ये ध्यान रखना है आपको कि ग्रियर्सन ने जो इतिहास का काल विभाजन किया वो प्रवृत्तिगत मतलब क्या क्या प्रवृत्ति उस समय थी। जैसे भक्ति की प्रवृत्ति थी तो उसे भक्ति काल कह दिया, ठीक है। तुलसीदास उस समय थे, कवि थे, तो तुलसीदास ही नाम दे दिया उसको। जायसी उस समय रचनाएं कर रहे थे तो जायसी कह दिया, ठीक है। महारानी विक्टोरिया का शासनकाल था तो इस अध्याय का नाम भी महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान ये बता दिया। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान मतलब यही नाम दे दिया उस अध्याय का। तो इन्होंने क्या किया कि प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया कि उस समय में जो प्रवृत्ति प्रधान थी उसी के आधार पर काल विभाजन कर दिया। ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया, मतलब ज़्यादा ये अच्छा नहीं है इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इतिहास ग्रंथ के हिसाब से इसे उपयुक्त नहीं कह सकते, क्योंकि ग्रियर्सन ने जो काल विभाजन का नामकरण किया वो किसी एक विशेष आधार पर नहीं किया, जो मन में आया, वो जिस समय जो प्रवृत्ति उसी को ही काल विभाजन करके और उसका नामकरण दे दिया। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जो ग्रियर्सन का ये ग्रंथ था इसका मैं आपको नाम लिखकर बताई देती हूँ। वैसे मैं इससे पहले वाली वीडियो में ना हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात इस नाम से मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, उसमें सारा लिखा हुआ था। एक तो ये नाम भी बहुत बड़े बड़े हैं, थोड़े से अटपटे हैं, आपको लिखकर देखना चाहिए ये, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको अपने नोट्स में आसानी रहे थोड़ी ये बनाने में। ये है द मॉडर्न वर्नेक्यूलर लिटरेचर, लिख लो इसे, लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो ये इनके ग्रंथ का नाम था और ये ग्रंथ इन्होंने कब लिखा था, ये लिखा था 1888 में, ठीक है। ध्यान रखना है आपको ये। और इससे पहले शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा था, वो 1883 में लिखा था। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था वो 1883, वो 1839 और दूसरा भाग था वो 1847 में प्रकाशित हुआ था। ऐसा सारा जो है ना इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अब अगला जो काल विभाजन का प्रयास किया वो मिस्र बंधुओं का काल विभाजन आता है। तो मिस्र बंधुओं ने जो है काल विभाजन का प्रयास किया और इन्होंने अपना मिस्र बंधु विनोद के नाम से इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, मिस्र बंधु विनोद, ठीक है। याद रखना है मिस्र बंधु विनोद, ठीक। तो मिस्र बंधु विनोद, इसका जो ये 3 भाग थे, मिस्र बंधु विनोद मैं लिखूंगी तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, मिस्र बंधु विनोद, लेकिन आपके नोट्स तभी कंप्लीट होंगे। मिस्र बंधु विनोद के नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा और इसमें 4591 जो कवि थे इनको इन्होंने इस ग्रंथ के अंदर शामिल किया था। तो जो ये मिस्र बंधु विनोद थे, इसका जो ये ग्रंथ था, इसके जो 3 भाग थे वो 1913 में प्रकाशित हुए और चतुर्थ जो भाग था वो बाद में प्रकाशित हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है, 3 भाग जो थे 1913 में प्रकाशित हुए। 4591 कवियों को इन्होंने अपने इस ग्रंथ में शामिल किया। लगभग इसे 5000 भी कई जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था वो देख लेते हैं। इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो इन्होंने 5 भागों में विभाजित किया था। 5वां आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। वर्तमान काल, जैसे कि मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था, सबसे पहला था प्रारंभिक काल, दूसरा माध्यमिक काल, फिर तीसरा अलंकृत काल और फिर परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल के बाद फिर आ जाएगा वर्तमान काल, ठीक है। वर्तमान काल ये आपको याद कैसे होंगे, एक रफ कॉपी और पेन ले लें और बार बार इनको थोड़ा सा लिख कर देखें। तो ये हम यहीं पर लिख लेते हैं, परिवर्तन जो वर्तमान काल है 5वें नंबर पर वर्तमान काल, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो 5वें नंबर पर है इनको वर्तमान काल। तो ध्यान रखना, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 11 अध्यायों में विभक्त किया था, काल विभाजन किया था। और मिस्र बंधुओं का जो काल विभाजन था वो 5 भागों में था। पहले भाग को प्रारंभिक
प्रारंभिक, प्रारंभिक तो आप समझते हैं, सबसे पहले प्रारंभ से, फिर माध्यमिक काल, माध्यमिक काल के बाद इन्होंने रीति काल न कहकर क्या कह दिया, अलंकृत काल कह दिया। और अलंकृत काल के बाद इन्होंने क्या नामकरण दिया, परिवर्तन काल। और परिवर्तन काल के बाद जो पांचवा नाम दिया वो वर्तमान काल कहा। क्या कहा, वर्तमान काल। अब इन्होंने क्या किया कि हर काल को दो दो भागों में बांट दिया। इस तरीके से आपको कर लेने हैं, हर काल को दो भागों में इन्होंने बांटे हैं। तो जो प्रारंभिक काल था उसको पूर्व प्रारंभिक काल कह दिया और उत्तरारंभिक काल कह दिया। जो माध्यमिक काल था इसे पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल कहा। जो अलंकृत काल था उसे पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। मतलब फिर विद्वानों ने इसकी आलोचना की कि इनका जो काल विभाजन था वो सही नहीं था, क्योंकि ऐसे ही कोई काल विभाजन नहीं हो जाता है कि हर काल को पूर्व और आरंभिक और उत्तरारंभिक काल कह दें, तो ये थोड़ा सा सटीक नहीं था। वैसे इन्होंने जो काल विभाजन किया, याद रखना है, मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ में, तो वो 5 भागों में किया। 5वां याद रखना है आपको, वर्तमान काल। तो पहला काल की जो समय सीमा है आप अलग अलग ध्यान रखें तो अलग अलग रखें। 700 विक्रम संवत से, ये विक्रम संवत है, ये सन नहीं है, 1343 ईस्वी। फिर उत्तरारंभिक काल जो था 1344, यहाँ 43 पे खत्म हुआ, 44 से दूसरा शुरू हो गया और 1444 विक्रम संवत पर ये खत्म हो जाता है। फिर माध्यमिक काल की बात करें तो माध्यमिक काल को भी पूर्व और प्रौढ़ 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। तो जो पूर्व माध्यमिक काल था वो 1445 से 1560 और 1560 न लेकर इन्होंने 61 लिया आगे प्रौढ़ माध्यमिक काल में, 1561 से 1680। ये देखो 2-3 बार आप इसी प्रकार से कॉपी पेन ले, पहले ये लिखे फिर इन्होंने ये बांटे, इस तरीके से बांटे और फिर इनके सन लिखे तो आपको याद हो जाएंगे। वैसे ये आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा इसको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर इसी वीडियो को देखता है तो ये उसे सन वगैरह सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। तो जो अलंकृत काल है उसे भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। जो पूर्वालंकृत काल है वो 1881 से 1719 ईस्वी विक्रम संवत और उत्तरालंकृत काल है 1791 से 1889 विक्रम संवत। फिर आता है परिवर्तन काल, और परिवर्तन काल को इन्होंने कोई 3 भागों में नहीं बांटा। आपको ध्यान रखना, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और माध्यमिक काल और अलंकृत काल, इन्हीं को ही इन्होंने 2-2 भागों में बांटा है। और कहाँ से शुरू हो जाता है, मिश्र बंधुओं के अनुसार जो काल विभाजन का प्रयास किया वो 700 विक्रम संवत से ही शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन काल की जो समय सीमा है वो 1890 विक्रम संवत से 1924 विक्रम संवत। और अगर वर्तमान की हम बात करें तो जो वर्तमान वाला है, वर्तमान जो काल है ये, इसकी समय सीमा आपको मैं आगे यहाँ पर नोट्स में है, आप आराम से लिख ले। यहाँ पर लिखा हुआ है जो वर्तमान काल था वो 1926 विक्रम संवत से जो अब तक चल रहा है, ठीक है। तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य इतिहास को कितने भागों में बांटा, 5 भागों में बांटा। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, इस तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने एक ग्रंथ लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि पूरे इतिहास में जिसका सर्वोच्च स्थान है, ठीक है, और ये ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन किया वो इस प्रकार से है। एक ये भी पूछते हैं कि धोरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने अपनाई, यानी कि धोरा जो नामकरण किया वो किसने किया, तो वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया। जैसा कि आप यहीं पर देख रहे हैं, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और नंबर 4 पर आधुनिक काल। ध्यान से देखना, आदिकाल, फिर इन्होंने मध्यकाल को 2 भागों में बांट दिया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, और चौथे नंबर पर आधुनिक काल, और सर्वसम्मति से इन्हीं के काल विभाजन को स्वीकार किया गया है।
अब आदिकाल को इन्होंने दूसरा क्या नाम दिया, वीरगाथा काल, क्योंकि वीरतापरक रचनाएं काफी उस समय लिखी गई थी, तो ये नाम उन्होंने प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर दिया। तो आदिकाल को आपसे पूछ ले कि वीरगाथा काल नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। ये प्रश्न भी पूछते हैं टीजीटी जैसे स्टेट में सीधे तौर पर पूछा जाता है। अब समय सीमा आप इनकी मान सकते हैं, और संवत में है, ये सन में नहीं है, ध्यान रखना है। आदिकाल की समय सीमा पूछे तो विक्रम संवत 1050 से 1375, 1375 से 1700, और उत्तर मध्यकाल का है 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत, और आधुनिक काल का है 1900 से लेकर 1984 तक। ध्यान रखना है कि आदिकाल को इन्होंने क्या कहा, वीरगाथा काल का। पूर्व भक्ति काल था, पूर्व मध्यकाल था, उसे भक्ति काल कहा, और जो उत्तर मध्यकाल था उसे रीति काल कहा, और जो आधुनिक काल था उसे गद्य काल कहा। जैसे कि गद्य जो भारतेंदु युग से शुरुआत होती है गद्य काल की, इस समय गद्य की रचनाएं काफी प्रचुर मात्रा में यहाँ पर लिखी जाने लगी थी, तो इन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा, गद्य काल कहा। जब जिस काल को इन्होंने उत्तर मध्य काल कहा, उसका दूसरा नामकरण इन्होंने रीति काल की, क्योंकि जो रीति यानी कि शैली के दृष्टिकोण से अगर देखें तो उस समय के जो कवि थे वो संस्कृत आचार्यों की देखा देखी उसी प्रकार के लक्षण ग्रंथों की रचना कर रहे थे, और पूर्व मध्यकाल के अंदर भक्ति की प्रधानता थी, तो इस काल को इन्होंने भक्ति काल नामकरण दिया, और सबसे सटीक नामकरण इन्हीं का है। एक तो आपको समय सीमा ध्यान रखनी है, ठीक है, समय सीमा ध्यान रखनी है सभी की, और ये जो 1050 से 1375, 1300 और विक्रम संवत का ध्यान रखना है, ये ईस्वी नहीं है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। दूसरा काल विभाजन इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा, और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। और ये इनकी समय सीमा है जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो ये तो आपके टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण सारी बातें हैं वो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इसमें मैंने पूरी डिटेल से बता रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। इस वीडियो में हम सिर्फ काल विभाजन और नामकरण पढ़ रहे हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो काल विभाजन है ये अब हम देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, ठीक है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन किस प्रकार से है, तो ये आप देखें कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो काल विभाजन किया वो भी इन्होंने 5 भागों में बांटा। अब थोड़ा सा यहाँ पर याद दिला देती हूँ कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसका नाम था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इस आलोचनात्मक इतिहास, तो इस नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, ठीक है, ये याद रखना है, इसी नाम से लिखा। और इसमें जो काल विभाजन किया वो 5 भागों में किया। कैसे, संधि काल नाम दिया इन्होंने। जो शुरुआत का काल था जो संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक का जो काल था उसे संधि काल कहा। संधि काल, चारण काल। उसके बाद आप देखेंगे कि भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आपको याद करने के लिए आसान रहेगा कि जो संधि काल और चारण काल थे ये आदि काल था। याद रखना कि रामकुमार वर्मा ने जो आदि काल का समय है उसे संधि काल और चारण काल 2 भागों में बांट दिया। बाकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन किया था वो सेम टू सेम है, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अगर सन के हिसाब से भी हम देखें तो देखो वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक आदिकाल की समय सीमा बताई थी, लेकिन डॉक्टर रामकुमार जी का जो काल विभाजन है वो 750 विक्रम संवत से शुरू होकर और ख़त्म 1375 पर ही कर देते हैं। तो भक्ति काल की समय सीमा वही रहेगी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की थी, रीति काल की भी वही है और आधुनिक काल की भी। लेकिन आधुनिक काल को इन्होंने 1900 से अब तक कहा है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 1984 तक कहा था। इतना सा फर्क आपको ध्यान रखना है। बस इतना सही है कि आदि काल को, ये प्रश्न अलग से भी पूछ सकते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन, आदि काल का जो काल विभाजन किया
उसमें कौन से दो भागों में बांटा, तो संधि काल और चारण काल। 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत से 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक। ध्यान रहेगा और आसान भी रहेगा आपको याद करना। उसके बाद अगला जो इतिहास ग्रंथ आता है जो काल विभाजन का प्रयास किया, वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन आता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का। ठीक है, अब इनका क्या करना है आपको कि इन्होंने कितने भागों में बांटा, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। अब इन्होंने क्या था कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल कहा, यहाँ पर आदिकाल नहीं आएगा, यहाँ पर प्रारंभिक काल आएगा। देखो बुक्स में भी गलती होती है, ऐसी बात नहीं है। जो प्रारंभिक काल कहा आदिकाल को, वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा, तो यहाँ पर प्रारंभिक काल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रारंभिक काल। फिर पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे सन लगा दिया इन्होंने, कोई विक्रम संवत नहीं है। यानी कि जो प्रारंभिक काल था, इसे याद रखना, अपने नोट्स में लिख लेना, प्रारंभ। अब मैंने ये कैसे याद रखा था कि किसी ने इसे आरंभिक काल कहा, किसी ने इसे प्रारंभिक काल कहा। तो गणपति यानी कि गणेश भगवान से हम किसी भी काम को प्रारंभ करते हैं, ऐसे याद रखना, फिर आप ये भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इसकी जो समय सीमा थी सन 1184 से 1350 ईस्वी, और पूर्व मध्यकाल और जिसे भक्ति काल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, उसकी समय सीमा 1350 से 1600 ईस्वी, और उत्तर मध्यकाल जिसे रीति काल कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा, तो सन 1600 से 1857 ईस्वी, और आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो ये कुछ काल विभाजन का प्रयास किया था गणपति चंद्र गुप्त जी ने। और आज की वीडियो लेक्चर हमारा स्पेशल इसी के ऊपर है, तो हम सिर्फ इसमें काल विभाजन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर इसमें बांटने की कोशिश की तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ। अब डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने काल विभाजन किया, और उनके ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से कई लेखकों ने हिंदी साहित्य ग्रंथ लिखा है, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इसी नाम से लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, और डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसी नाम से लिखा। ठीक है, अब डॉक्टर नगेंद्र ने काल विभाजन किस प्रकार से किया? तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आदिकाल की जो समय सीमा ली है उन्होंने 7वीं सदी से 14वीं सदी के मध्य तक। ठीक है, तो वही 1375 के आसपास आ जाती है। और भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। ये याद रखना है आपको, ऐसे लिख लें जैसे ये मैंने लिख रखी है, जब मैंने पढ़े थे तभी लिखे थे। रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं, इन्होंने कोई डायरेक्ट पर्टिकुलर एक सन नहीं दिया। और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। तो कितने भागों में बांटा इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को? 4 भागों में, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब आधुनिक काल को ये फिर से 4 भागों में बांट देते हैं। एक तो पुनर्जागरण काल, जिसे हम भारतेंदु काल कह सकते हैं, और जिसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी। अगर आपने अभी तक भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, ये सारे मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। अगर आपने अलग अलग से ये काल पढ़े होंगे तो ये सन भी आपको याद करने में आसानी रहेगी। ऐसे याद रखना है कि जो आधुनिक काल था ना, वो 19वीं सदी से शुरू होता है, और आधुनिक काल का पहला ही भाग किसमें बांटा इन्होंने? क्या कहा? पुनर्जागरण काल। और पुनर्जागरण काल को हम क्या कह सकते हैं? भारतेंदु काल। दूसरा जो काल आता है वो द्विवेदी काल, जिसे हम आधुनिक काल को अगर हम गद्य और पद्य के दृष्टिकोण से अगर बांट लेते हैं तो वो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग। तो ये जो नाम दिए थे ना, ये डॉक्टर नगेंद्र ने ही दिए थे। तो जो 1857 से 1900 तक का जो समय था उसे पुनर्जागरण काल कहा, और 1900 से 1918 ईस्वी को जागरण सुधार काल कहा। यानी कि द्विवेदी युग का दूसरा नाम क्या है? जागरण सुधार काल। भारतेंदु काल का दूसरा नाम क्या है? पुनर्जागरण काल। ये ध्यान रखना है, और पेपर में ना
पूछा जाता है। पुनर्जागरण काल और जागरण काल दोनों ऑप्शन में दे देंगे और कुछ और ऑप्शन में दे देंगे कि पूछेंगे जागरण सुधार काल कौन से काल को कहा जाता है। फिर द्विवेदी युग तो आपको बताना है द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 1900 से 1918 तक है। चाहे ये कहे, ये भारतेंदु काल देखकर आपसे पूछ ले किस काल को और का क्या कहा डॉक्टर नगेंद्र ने, तो पुनर्जागरण काल कहा। ठीक है, और आपसे ये पूछ ले कि पुनर्जागरण काल कौन से काल को कहा जाता है, तो भारतेंदु काल को कहा जाता है। इस प्रकार से दोनों प्रश्न दोनों तरीके से आपको याद करने हैं। तीसरे नंबर पर छायावादी काल आता है। तो छायावादी काल में 1918 से 1938 ईस्वी, और छायावाद के बाद आता है छायावादोत्तर काल। तो छायावादोत्तर काल जो है ये 4 भागों में इन्होंने आधुनिक काल को बांटा है। पुनर्जागरण, जागरण सुधार काल, छायावाद और छायावादोत्तर। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, प्रगति यानी कि प्रयोग काल और नवलेखन काल। यानी कि आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो अब आपको पता चला होगा कि ये सारे नाम किसने दिए, ये डॉक्टर नगेंद्र ने दिए हैं ये सारे नाम। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी समय सीमा, वैसे आप जब अलग अलग एक एक काल पढ़ेंगे, अगर यहाँ भी आपसे ये चीज़ें नहीं रटी जा रही हैं, नहीं पढ़ी जा रही हैं, तो जब आगे चल के हम आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और फिर आधुनिक काल पढ़ेंगे ना, तब उसमें हम भारतेंदु काल, द्विवेदी, छायावादी ऐसे एक एक काल को पढ़ेंगे, तब भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर नगेंद्र का जो काल विभाजन है और जो नामकरण है वो किस प्रकार से है। ठीक है, अब देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन। तो डॉक्टर बच्चन ने जो आदि काल था उसे अपभ्रंश काल कहा। ये प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर बच्चन ने आदिकाल को क्या कहा। तो डॉक्टर बच्चन ने आदिकाल को क्या कहा, अपभ्रंश काल कहा। यानी कि डॉक्टर बच्चन का काल विभाजन देखें तो सबसे पहला काल अपभ्रंश काल, फिर भक्ति काल, रीति काल और फिर आधुनिक काल। और समय सीमा भी पूछ ली जाती है, तो समय सीमा भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। सबसे ज्यादा 5 भागों में तो मिश्र बंधुओं ने बांटा था। ठीक है, दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने अपनाई थी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाई थी। ठीक है, अब आदिकाल का हम नामकरण देख लेते हैं कि अलग अलग कवि लेखकों ने क्या क्या नाम दिया। तो चारण काल किसने कहा आदिकाल को, ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। भाई इसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, टिक कर लें, अपना नोट डाउन कर लें कि आदिकाल का चारण काल नाम किसने दिया, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया। ठीक है, उसके बाद आता है आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, तो प्रारंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधुओं ने कहा। और मिश्र बंधुओं के अलावा किसने कहा था, मैंने आपको बताया था गणपति चंद्र गुप्त ने भी कहा था। बीजोपन काल, आरंभिक काल को किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपको रखने ही पड़ेंगे, या थोड़ा सा आपने समझ लिया तो आपको याद हो ही गए होंगे। ठीक है, बाकी प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा। बीजोपन काल किसने कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और वीर गाथा काल मैं 10 बार गा चुकी हूँ अभी गाथा, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। सिद्ध सामंत काल किसने दिया, सिद्ध सामंत काल आदिकाल को किसने कहा, याद रखना है राहुल सांकृत्यायन ने। वीरगाल, ये प्रश्न पूछा जाता है, नेट तक में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी तक पूछे जाते थे। वीरकाल नाम किसने दिया, वीर गाथा तो कहा था, देखो थोड़ा सा अंतर समझना। वीर गाथा जो नाम दिया वो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, और जो वीर काल नाम दिया वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। संधि काल एवं चारण काल किसने कहा, रामकुमार वर्मा ने कहा। जब मैंने रामकुमार वर्मा जी का जब मैं काल विभाजन बता रही थी तो आपको बताया था कि संधि काल और चारण काल में तोड़ दिया इन्होंने, आदि काल को 2 भागों में बांट दिया। तो ये नाम दिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और आदि काल किसने कहा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आदि काल को आदि काल नाम किसने दिया, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। और आधार काल किसने कहा, सोमन राज्य ने कहा। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। और ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट थे वही कंटेंट मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और अगली एक वीडियो डाल देंगे कि ऐसे कितने ग्रंथ हैं और उनके ग्रंथकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य से संबंधित इतिहास ग्रंथ लिखे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न एक आध पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।